हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इंसेक्ट्स। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी, तो उसमें हमने काफ़ी सारे सिस्टम्स पढ़े हैं जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स में एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, अगर एज अ होल हम लें तो इसमें हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम कंक्लूड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। दरअसल रिप्रोडक्शन है क्या? तो इन टर्म ऑफ बायोलॉजी जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन इज द वे ऑफ सर्वाइवल। और सर्वाइवल कैसे मुमकिन है? क्योंकि जितने भी लाइफ फॉर्म्स इस अर्थ पर मौजूद हैं उनका लाइफ स्पैन फिक्स है और वो एवरेज है। हर किसी का थोड़ा सा उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन जब एक एनिमल की उम्र पूरी हो जाती है तो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी क्या है कि उसके ऑफस्प्रिंग्स। तो इसी तरह हर स्पीशीज की ऑफस्प्रिंग्स का न्यू जनरेशन में चले जाना ही उसकी एग्जिस्टेंस है। तो इसी तरह इंसेक्ट्स में भी होता है। तो रिप्रोडक्शन में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे, और इनमें स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसे समझ कर पढ़ेंगे। Generally, male and female reproductive system are structurally distinct in adults. तो कहा जा रहा है कि जो एडल्ट्स होते हैं, क्या होते हैं एडल्ट्स? आप सबको पता है कि इन सेक्स में मेटामॉर्फोसिस होती है और इनकी चार स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 पे एग होता है, नंबर 2 पे लार्वा होता है, नंबर 3 पर प्यूपा होता है, नंबर 4 पर एडल्ट होता है। इन स्टेजेस के दौरान जो सबसे मैच्योर और फुली डिवेल्प्ड इंसेक्ट होता है वो एडल्ट होता है। तो जब मेल और फीमेल दोनों एडल्ट होंगे तो दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाजे होंगे और मुख्तलिफ होंगे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक एंड अर्ली पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, यहाँ समझने की बात क्या है? यहाँ समझने की बात यह है कि एम्ब्रियोनिक वो स्टेजेस हैं जब कोई एडल्ट डेवलपमेंट की फेजेस से गुजर रहा होता है, वो फुली डेवलप नहीं होता। उसके बाद अर्ली पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कौन सी होती हैं? ये स्टेजेस वो होती हैं कि एक इंडिविजुअल फुली डेवलप्ड हो रहा है, अभी हुआ ही है, लेकिन उसमें फुल मैच्योरिटी नहीं आई, लेकिन उसने एम्ब्रियोनिक स्टेजेस गुजार लिए। इसलिए हम कह रहे हैं अर्ली, पोस्ट मींस आफ्टर। अर्ली अभी अभी, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से अभी अभी इंडिविजुअल निकला है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा? ये होगा कि तब भी उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टिंक्ट कम होंगे। और वो क्या बुक वाला कह रहा है कि ऑर्गन्स इस दौरान एम्ब्रियोनिक और पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान अपीयर्स क्वाइट सिमिलर इन बोथ सेक्सेस। दोनों मेल और फीमेल इंसेक्ट इंडिविजुअल में क्या होता है कि जब ये स्टेजेस होती हैं तो उनमें ऑलमोस्ट जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। और मैंने जो है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के लिए नीचे लिखा है डेवलपिंग स्टेजेस बिफोर एडल्ट फॉर्म, एडल्ट फॉर्म से पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब भी हम एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इनमें हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं और उनका एक खास स्ट्रक्चर आता है, और इनकी लेबलिंग डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी को हम देखेंगे, डायग्राम के साथ समझेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेजिना into which open the accessory gland and the spermatheca which receives and hold sperms after copulation। तो इसमें क्या है? जो वेजिना है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। इसने क्या करना है? इसने जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है उससे रिसीव करने हैं क्या? रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो हम डायग्राम में इसको देखेंगे। इसके अलावा इनमें असेसरी ग्लैंड होते हैं।
दरअसल ये एसेसरी ग्लैंड कौन सा होता है, यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड है लेकिन डायग्राम में स्पर्माथिका ग्लैंड मेंशन है। तो स्पर्माथिका और स्पर्माथिका ग्लैंड दो डिफरेंट चीजें हैं। जो स्पर्माथिका या एसेसरी ग्लैंड है वो क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव में जब एग की फॉर्मेशन हो रही होती है तो उसको जो कंडीशन इक्वेटिक रखने के लिए और डिफरेंट एंजाइम्स और हार्मोन्स देने के लिए ये काम करता है, इसका सिर्फ काम ये है। जबकि स्पर्माथिका क्या है, ये ब्लाइंड एंड ट्यूब है, थोड़ी सी स्वेलो ट्यूब है जो क्या होती है, मेल से आने वाले आफ्टर कॉपुलेशन जो स्पर्म्स आते हैं उनको ये स्टोर करती है। और यही आगे मेंशन है बात, which receives and holds sperms after copulation। और कॉपुलेशन क्या है, मिलाप है मेल और फीमेल इंडिविजुअल का। तो पॉइंट 2 में there are 2 ovaries each having a number of ovules। अभी जब हम डायग्राम देखेंगे, आपको डायग्राम दिखाते हैं, इस डायग्राम में देखें, ये ओवरी है, 2 ओवरीज है जैसे मेंशन है पीछे लिटरेचर में। ओवरी के अंदर ओवरियोल है, जो लाइन अभी हमने पॉइंट 2 में पढ़ी है वो ओवरियोल से मुतल्लिक पढ़ी। ये ओवरी के अंदर ओवरियोल होता है। तो ओवरियोल, इसके अलावा हमने बात की स्पर्माथिकल ग्लैंड की और स्पर्माथिका की। मैंने आपको कहा कि ये एसेसरी ग्लैंड, ये देखें नैरो सी ट्यूब, ये ग्लैंड है। इसके अलावा इनमें जो ब्लाइंड स्वेलोड एंड ट्यूब जिसे स्पर्माथिका कहा गया है, ये जब मेल और फीमेल की कॉपुलेशन होती है तो जो मेल से स्पर्म आते हैं वो यहाँ आकर स्टोर होते हैं, यहाँ आकर स्टोर होते हैं। तो पॉइंट 2 में हम ओवरियोल्स की बात कर रहे हैं, तो इसके लिटरेचर को हम देखते हैं। देखें ओवरी के अंदर मल्टीपल ऑफ ओवरियोल्स मौजूद हैं, each having a number of ovules are egg tubes। तो ovules का सेकंड नेम egg tubes है। The ovules open into the egg calyx that lead to the lateral oviduct on each side। अब हमारे पास ओवरीज 2 हैं, ओवरीज 2 हैं, तो ओवरीज के अंदर ओवरियोल्स हैं। ओवरियोल्स अपनी बेस पर, जहां पर ये ओवरियोल्स कनेक्ट होकर एक बेस बना रहे हैं, उसको हम एग कैलेक्स कह रहे हैं। वहां से एग बन के जो मेन ट्यूब में आएंगे, उस मेन ट्यूब को यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया उसके लिए लेटरल ओविडक्ट। क्यों लेटरल, दरअसल क्योंकि एज अ फोर्क 2 ओवरीज है, 2 ओवरीज में से ही एक ट्यूब निकल रही है जो आकर कॉमन मिलेगी, 2 निकल रही हैं तो लेटरल ओविडक्ट कह रहे हैं। जब 2 ओविडक्ट आपस में मिलेंगी तो दरअसल वो जो ट्रू ओविडक्ट वही होगी जो दोनों के मिलने से एक बनेगी, जिसे मीडियन ओविडक्ट का नाम दिया गया। तो हम डायग्राम से इसको देखते हैं। ये देखें लेटरल ओविडक्ट ये है, और जब ये दोनों लेटरल ओविडक्ट मिल गई तो ये जो मेन डक्ट बनी है, इससे ट्रू ओविडक्ट का नाम दिया गया। The lateral oviduct join together to form the common median oviduct which meets the vagina, जो फिर वेजिना के साथ जाकर मिलते हैं। The vagina open outside and the opening is termed as vulva। देखें वेजिना के बाद वल्वा सबसे जो है ना वो आगे मेंशन है। In some insects, अभी जो हमने बात की वो मेजर इंसेक्ट्स की बात की, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि कुछ इंसेक्ट्स में जो वल्वा होता है या वेजिना होता है, इसके बाहर एक और जेनिटल चैम्बर भी मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बुर्सा कॉप्युलेट्रिक्स कहते हैं जी। उसके बारे में लिटरेचर में पढ़ रहे हैं। इन सम इंसेक्ट्स द जेनिटल चैम्बर आर vagina develops a separate pouch called bursa copulatrix into which the sperms are received during copulation। copulation जब होती है तो sperms इनमें रिसीव किए जाते हैं। अब हम आ रहे हैं एक डीप स्ट्रक्चर की तरफ और इसके मैकेनिज्म की तरफ और इसके फंक्शन की तरफ। इसके फंक्शन में क्या होता है, जब भी हम मैकेनिज्म और फंक्शन पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो जाहिर है हम बात कर रहे होते हैं कि जर्म सेल्स होंगे, उन जर्म सेल्स से फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे। जाहिर है जो ओसाइट या फिर हमारे पास एग्स हैं,
उन एग्स की प्रॉपर जो है फॉर्मेशन होगी, और जब वो रेडी होगा तो वो स्पर्म जो उसके साथ आकर अटैच होगा और फर्टिलाइजेशन होगी। यही तो रिप्रोडक्शन होती है। फिर उसकी नरिशमेंट के लिए आगे क्या क्या मैकेनिज्म है, वो स्पेशल मोड ऑफ जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जाके पढ़ेंगे। अभी हम डायग्राम से इसकी वजाहत करेंगे। सब स्टूडेंट्स को मैंने ये क्लियरली तौर पे बताया था कि डिस्टल एंड कौन सा होता है, प्रॉक्सिमल एंड कौन सा होता है, डॉर्सल, वेंट्रल, देन एंटीरियर और फिर पोस्टीरियर। ये सारी टर्म्स जो है वो ऑलरेडी क्लियर है। The distal end of an ovariole is the terminal filament which joins other similar filament to form suspensory ligaments. अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, हम डायग्राम से देखेंगे, ये एक ओवरियोल है जहां लेबलिंग हुई खड़ी है। इस ओवरियोल को जब हम लेकर जाते हैं आगे की तरफ, लेकर जाते हैं आगे की तरफ, तो ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है लाइक अ वायर्स। तो इसको हम क्या कह रहे हैं जी? इसको हम फिलामेंट, ये वन फिलामेंट है जिसे हम लिगामेंट भी कह रहे हैं। जब ये एक बाकी ओवरियोल्स के लिगामेंट के साथ अटैच हो जाता है तो इसके लिए वर्ड जो बोला गया है वो बोला गया सस्पेंसरी ligaments. Two ligaments of the respective ovaries join to form median ligament which keeps the ovaries in position. जब लिगामेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं, जब लिगामेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, ओवरी की पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है और वो अपनी पोजीशन पर बरकरार रहती है। The filament at the terminal portion of the ovariole extends from the germarium, which contains the primordial germ cells and the nutritive cells. अब हम इसकी वजाहत करेंगे नीचे वाली डायग्राम से। अब कहा जा रहा है कि ये हमारे पास ये एक ओवरियोल है, इस एक ओवरियोल का ये फिलामेंट है। इस फिलामेंट को हम सिर्फ फिलामेंट कह रहे हैं। जब इस फिलामेंट के साथ ये रिस्पेक्टिव साथ वाले लिगामेंट आकर जुड़ते हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मेडियन लिगामेंट भी कह रहे हैं। और जब ये आपस में जो पास मौजूद हैं ओवरियोल्स जहां मिल रहे हैं, इसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट भी कह रहे हैं। तो ये डिस्टल एंड दरअसल बेस कहां से कर रहा है, जर्मेरियम से कर रहा है। जर्मेरियम इज द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ओवरियोल। इसमें क्या है, इसमें प्रीमोर्डियल सेल्स। प्रीमोर्डियल सेल्स क्या हैं? हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है, उनकी बॉडी में टू टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक हमारे पास ऑटोनोमिक सेल्स होते हैं और एक हमारे पास सेक्स सेल्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। हमारी पूरी बॉडी में जो डेवलपिंग सेल्स हैं वो हमारे ऑटोसोम्स हैं, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो स्पेसिफिक हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं सिर्फ वहां होते हैं। जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, इसी तरह हमारे जो इंसेक्ट्स हैं इनके जर्मेरियम में, इस ओवरियोल में स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स मौजूद हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जिन्हें प्रीमोर्डियल सेल्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, दरअसल ये प्रोड्यूस करते हैं ऐसी सेल्स जो मैच्योर होकर रिप्रोडक्टिव सेल बनाएंगे, जो कौन है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो बनाएंगे एग, और अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो बनाएंगे हमारे पास स्पर्म। क्या प्रोड्यूस करेंगे जी, प्रीमोर्डियल सेल दो टाइप्स के सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। एक हमारे पास है, यहां आप देखेंगे ट्रोफोसाइट्स, दूसरे ओवोसाइट्स। हाँ जी, बाकी लेबलिंग आप ये छोड़ दें, ये लेबलिंग आप छोड़ दें, जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो आप देखें कि प्रीमोर्डियल सेल ने प्रोड्यूस किए दो टाइप्स के सेल्स, और वो हैं ट्रोफोसाइट्स एंड ओवोसाइट। ये यहाँ पर इमेच्योर थे, यहाँ इनमें प्रोसेसिंग जारी है, जिससे क्या है, इन्होंने मेच्योर एग बनने की तरफ जाना है, जो नीचे हम देखेंगे। तो फॉलिकल सेल्स हैं, जब ये ओवोसाइट प्रोड्यूस हुए तो पहले ये फॉलिकल सेल्स, तो इनकी आगे प्रोसेसिंग जारी है, इनकी मैच्योरिंग जारी है। तो ओवोसाइट यहां से ऑनवर्ड जब आगे जाएगा तो इसने बनना है जी मैच्योर ओवम।
तो ये हमारे पास इसका मीडियन पार्ट है जिसे प्रोक्सिमल पोर्शन कहते हैं जी। किसका? हम जो पढ़ रहे हैं ओवरियोल का, इसका वेटिलेरियम। तो इसमें हमारे पास मैच्योर ओवम है। मैच्योर ओवम के गिर्द जो सेल हैं, फॉलिकल सेल्स हैं, ये दरअसल एज अ ग्लैंडुलर सेल्स काम कर रहे हैं। ये ही प्रोड्यूस करते हैं एग शेल। फॉलिक्यूलर सेल्स क्या करते हैं जी? सेल्स प्रोड्यूसिंग एग शेल्स, ये एग शेल प्रोड्यूस करते हैं। और ये देखें ब्लैक लाइन बन गई, जिसको इनके गिर्द क्या बन गया जी? एग शेल बन गया। तो इसी के लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं जी। हमने पहले डायग्रामेटिक इसकी अभी देखा है, तो हम इसको जो है ना लिटरेचर में भी देखते हैं। The germarium, which contains the primordial germ cells and the nutritive cells. The two, अब ये जो दो टाइप के सेल हैं, न्यूट्रिटिव सेल के अलग है। मैंने डायग्राम में बताया कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो ट्रोफोसाइट और ओसाइट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर लिटरेचर में लेट मी करेक्ट, तो दो टाइप के ही सेल होते हैं, एक न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं और एक प्रीमोडियल सेल्स होते हैं। जो प्रीमोडियल सेल्स होते हैं वो ओसाइट्स बनाते हैं, जो न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं वो ट्रोफोसाइट्स बनाते हैं। ट्रोफोसाइट्स क्या हैं? दीज आर द सेल्स which overcome or which fulfill or which nourish the oocytes. अब रिस्पेक्टिवली क्यों कहा जा रहा है? प्रीमोडियल जर्म सेल्स पहले बोला गया, फिर न्यूट्रिटिव सेल्स बोला गया, और दोनों की जो प्रोड्यूसिंग है उसको एक तरतीब में बताया गया, इसलिए रिस्पेक्टिवली वर्ड बोला गया। पॉइंट नंबर 3, the thirds are the proximal portion of the ovariole is vetularium, which contains a series of developing eggs in the follicle or egg chambers. इसमें egg chambers मौजूद हैं जहां क्या होता है? सीरीज ऑफ डेवलपिंग एग्स या डेवलपमेंट ऑफ एग्स की के लिए चैम्बर्स मौजूद हैं जो इसकी प्रोसेसिंग करते हैं और मैच्योर ओवम बनाने के लिए तमाम प्रोसेसिंग करते हैं। द फॉलिक्यूलर एपिथेलियम सराउंड्स ईच एग। तो क्या होता है जी? फॉलिक्यूलर एपिथेलियम सराउंड कर लेती है ईच एग को। द फॉलिक्यूलर एपिथेलियम सराउंड्स ईच एग and secrete the chorion or eggshell, which is completed after fertilization in the ovule or oviduct depending upon the species. और फिर क्या होता है कि eggshell बन जाता है और फिर इंतजार होता है कि sperm आए और इसकी fertilization हो जाए। तो ओवरियोल्स की भी टाइप्स हैं। कैसे टाइप्स हैं? दरअसल जो ओवरियोल्स हैं वो फॉलिकल्स तो बना रहे हैं, एग सेल तो बन रहे हैं, फॉलिकल्स उनको फॉलिकल्स उनकी प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नरिशमेंट के लिए क्या है? नरिशमेंट जो उनकी फूड है वो ना जरूरी है। तो इसकी अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर ओवरियोल्स को 3 में तकसीम किया जाता है कि एक वो जिनमें न्यूट्रिटिव सेल्स नहीं होते, एक वो जिनमें न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं लेकिन वो oocytes के साथ अल्टरनेट हो जाते हैं, और एक वो होते हैं कि जिनमें न्यूट्रिटिव सेल्स जो हैं वो क्राउडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो तरतीब में हम पढ़ेंगे जी। पेनियोस्टिक, पॉलीट्रोपिक, देन एक्रोट्रोफिक और टिलोट्रोफिक। तो पहले हम पढ़ेंगे जी पेनियोस्टिक। न्यूट्रिटिव सेल्स आर एब्सेंट, इनमें न्यूट्रिटिव सेल्स नहीं होते। तो फिर वो साइट्स कैसे नरिश करते हैं जी? ये नरिश करते हैं स्पेशल सिक्रीशन से जो फॉलिकल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज फाउंड इन डिप्टरा, ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, ओडोनेटा एंड स्फेनोप्टेरा। ऑर्डर्स हैं जी इंसेक्ट्स के, इनमें ये मौजूद होते हैं। देन पॉलीट्रोफिक, हियर न्यूट्रिटिव सेल्स absent are present, nutritive cells are present and alternate with oocytes. This is found in Neuroptera, Coleoptera, Hemiptera, Diptera and Lepidoptera. तो तीसरी टाइप है हमारे पास एक्रोट्रोफिक और टिलोट्रोफिक। न्यूट्रिटिव सेल्स आर प्रेजेंट बट आर क्राउडेड एट द एपेक्स, टिप को कहते हैं, और ऑफ ईच ओवियोल, ईच ओवियोल के ऊपर जो है ना वो क्राउडेड होते हैं। Sometimes protoplasmic connections extend from the nutritive cells to the developing oocytes. क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूट्रिटिव सेल्स हैं ये स्टार शेप बनाते हैं, इनकी जो है वो सूडोपोड्स निकलते हैं जी, पोड्स निकलते हैं, जैसे अमीबा में सूडोपोड्स बनते हैं जी।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जिस प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म से निकलने वाली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो जब हुई स्टार शेप सेल बन गया और वो टच करेगा वो साइड को, और इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिटिव सेल है उससे फूड वो साइड को ट्रांसमिट हो जाएगी। थ्रू दीज कनेक्शंस नरिशमेंट इज ट्रांसमिटेड। तो नरिशमेंट क्या होता है, उनको ट्रांसमिट हो जाती है। हमने ये डायग्राम समझी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं जी, बहुत ही इजी है। The male reproductive system consists of two gonads or testes. Male में testes होते हैं जी, both of which have literal ducts or vasa differentia. अब यहाँ पर एक बात समझ लें कि हमारे पास ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस के नीचे जो है ना वेस डिफरेंस लिखा हुआ है। दरअसल ये एक ट्यूब के लिए सिंगुलर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। जब हम दोनों टेस्टिस से निकलने वाली दोनों ट्यूब को एट अ टाइम पढ़ेंगे तो उसे वेसा डिफरेंशिया पढ़ेंगे। Vasa differentia and the two joints joined to form a median duct. Median duct बना रहे हैं जिसे ductus ejaculatorius कहा जा रहा है जी, and open to the outside through the aedes. Then there are two pairs of accessory glands. इनमें जी क्या होता है, two pairs of accessory glands होते हैं। कहाँ हैं जी accessory glands? ये हैं जी हमारे पास two accessory glands मौजूद हैं जी, जिन्हें accessory glands हम कह रहे हैं। तो वेज डिफरेंस की बेस पर एक स्वेलन पोर्शन मौजूद है जिसे सेमी वेजिकल कहते हैं, इसका तस्करा भी आने वाला है। और इसके बाद जो है ना दूसरी लाइन में एक और वर्ड आने वाला है, उसको मैं क्लियर आपको समझाऊंगा। The testes consist of a number of sperm tubes or follicles which join to vas differentia by a vas efferens. अब vas differentia हम दोनों की बात कर रहे हैं, वहां vas efferens, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक कि वेज एफरेंस वो ट्यूब्स हैं जो टेस्टिस से निकलकर वेज डिफरेंस को ज्वाइन कर रही हैं, या फिर इनसे रिटन मिस्टेक है और यहाँ पर क्या है, इफरेंस से पहले डी जो है ना वो ऐड करना भूल गया, वेज डिफरेंस बनना चाहिए। तो वेजा डिफरेंशिया बाय वेज डिफरेंस, तो वेजा डिफरेंशिया क्योंकि प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आप इसको जो है ना डी ऐड कर लीजिए, वेज डिफरेंस बने। Sperms are produced, developed and stored in the tubes whose epithelium absorb nutrients from the hemolymph. इनके लिए जो न्यूट्रिशन आती है वो hemolymph से आती है for the developing sperms, sperms की development के लिए। In some insects like grasshoppers, the posterior part of vas differentia enlarge to form seminal vesicles for the storage of sperms, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, आप देख सकते हैं। सेमिनल वेसिकल्स का तस्करा यहाँ पर किया गया। The secretions of accessory gland are discharged as liquids in which sperms are mixed. क्या होता है जी, ये लिक्विड प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स इसमें मिक्स होते हैं, जिससे क्या होता है एक्वस फॉर्म में ही आ जाते हैं ये। This facilitates sperm transmission from male to female। क्या होता है जी, जिससे इजीली मेल से फीमेल में स्पर्म जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है इसी से रिलेटेड है जी, इसको हम साथ ही पढ़ेंगे, स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स। तो एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ इस्तेमाल किया गया, विविपेरस रिप्रोडक्शन। दरअसल इंसेक्ट्स में जो है वो विविपेरस, ओविविपेरस, ओवोविविपेरिटी, ये डिफरेंट मोड्स जो है मौजूद होते हैं, लेकिन विविपेरस जो है वो मेजर फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जो इंसेक्ट्स में पाई जाती है। क्या होती है ये, इसको हम देखते हैं। In most of the insects, eggs are fertilized within the body of the female. तो हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन मोड जिसमें क्या होता है जी, फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी होती है फीमेल और ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसे हम विविपेरस कहते हैं। तो इंसेक्ट्स मोस्टली क्या है, विविपेरस है। एंड डिपोजिटेड आउटसाइड फॉर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। फिर क्या होता है जी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनके एग्स होते हैं, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है, वो एक जो है ना सरफेस के साथ आउटसाइड द बॉडी उसको अटैच कर दिया जाता है, जिसमें फिर उसके बाद मजीद डेवलपमेंट देखी जाती है और पेरेंट केयर की जाती है। However, some insects have developed other modes of reproduction. Other modes of reproduction भी हैं, कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला है जी विविपेरस रिप्रोडक्शन। इंसेक्ट्स इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स, क्या होता है जी, बजाय इसके कि वो अंडे दें, प्रोड्यूस आइदर लार्वी और निम्फ्स, वो प्रोड्यूस कर देते हैं जी, हैचिंग बॉडी के अंदर हो जाती है। जिससे क्या होता है जी, लार्वी प्रोड्यूस कर देते हैं, निम्फ प्रोड्यूस कर देते हैं। क्या होती है जी लार्वी,
और निम्फ ये जो है ना वो प्योर एडल्ट नहीं होता, इससे हम कहते हैं जी एक स्टार शेप बॉडी फॉर्म होती है जिसे हम निम्फ कहते हैं। तो ये लार्वी की फॉर्म है, फुली डेवलप्ड नहीं होती, इमेच्योर होती है। एग्स आर रिटेन्ड इन ओविडक्ट टिल दे हैच। ओविडक्ट में जी एग्स रखे जाते हैं जब तक वो हैच ना हो जाए। हैच हो गया तो टेडी बॉडी हैच हुए हैं, इसलिए हम इसको विविपेरस कह रहे हैं। There are four categories described. First of all, ovoviviparity. The eggs are retained in the genital tract so that they are when they are laid, जब इन्हें रखा जाता है यानी अंडे दिए जाते हैं, the embryos have reached the advanced stages of development with the result that the larvae hatch immediately after oviposition. क्या होता है जी? ओविपोजिशन जैसे ही जो है बॉडी के से एग बाहर आता है, जैसे ही बॉडी से बाहर आता है तो वो हैच हो जाता है। तो ये सिमेक्स, सर्कोफेगा, हेलिमिया एंड डिप्ट्रा में जी ये होती है। ओवोविविपेरिटी यानी ओवम प्रोड्यूस हो जाना, फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी होना, और उसके बाद पेरस उसकी फॉर्म। ओवोविविपेरस फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी, एग जिस्म से बाहर आया और हैचिंग भी बाहर हुई। देन उसके बाद जी एडिनोट्रोफिक विविपेरिटी। क्या होता है जी? एग्स आर रिटेन्ड इन द इनलार्ज वेजिना, वेजिना के अंदर रह जाते हैं जी एग्स। द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द एग, एम्ब्रियो उसके अंदर डेवलप होता है। द लार्वा ऑन हैचिंग इज रिटेन्ड इन द वेजिना, लार्वा भी वेजिना के अंदर प्रोड्यूस हो गया और वहीं पर है, अभी तक है। वेयर इट इज नरिश्ड बाय द सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड मॉडिफाइड इनटू मिल्क ग्लैंड। तो इनके वेजिनल पोर्शन के अंदर ही जो है मॉडिफाइड ग्लैंड होते हैं जो एज अ मिल्क ग्लैंड वर्क करते हैं और लार्वी को फीड कराते हैं। द लार्वी व्हेन फुली डेवलप्ड इज लेड आउट फॉर प्यूपेशन। तो जब लार्वी मुकम्मल डेवलप हो जाता है तो ये उसकी बर्थ कर देते हैं, और जब इसकी बर्थ कर देते हैं तो वो क्या होता है जी? एक्ट्स ऑफ बिकमिंग अ प्यूपा। तो नेक्स्ट स्टेज में जी, थर्ड स्टेज पर जाने के लिए उसमें मजीद जो है ना, जब वो रेडी होता है तब उसको जो है वो बर्थ किया जाता है और उसके बाद वो प्यूपा प्यूपा बन जाता है, और फिर क्या होता है तो बाद में हमारे पास एडल्ट बन जाता है। तो ग्लोसिना, प्यूपी पेरस और डिप्ट्रा में जी ये कंडीशन होती है। सूडो placental viviparity, viviparity means within the body fertilization हुई, इंडिविजुअल जो है वो बन गया बॉडी के अंदर ही, बनने के बाद सूडो प्लेसेंटा बन गया उसकी नरिशमेंट के लिए, और उसके बाद जब मैच्योर एडल्ट बन गया तो उसको क्या कर दिया जाता है जी? उसे बॉर्न कर दिया जाता है। एग्स बीइंग डिवॉइड विदाउट ऑफ कोरियन एंड यॉक, इनमें यॉक और कोरियन नहीं होता। आर प्रोवाइडेड विद स्पेशल स्ट्रक्चर कार्ड सूडोप्लेसेंटी, इनको सूडोप्लेसेंटा अटैच किया जाता है इनकी नरिशमेंट के लिए। formed by embryonic or maternal tissues, the larva derives nourishment through these structure, example are FETT। उसके बाद है जी हमारे पास हीमोसिलस विविपेरिटी। इसमें क्या होता है जी? डेवलप होने वाला जो लार्वी होता है वो डायरेक्ट हीमोसील तक उसकी एक्सेस होती है। तो जो हमारे पास हीमोलिम्फ होता है जी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, या हीमोसील पोर्शन होता है, वहां से ये डायरेक्ट नरिशमेंट एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में जो है ना वो बॉडी में हीमोसील में चले जाते हैं ओवरी को जो है ना वो पंक्चर करके। The development of embryo occurs in the hemocoel of the mother. In some insects, oviduct are absent and ovaries lie freely among the fat body. Mature oocytes escape into the hemocoel, यानी वो जो हमारी ओवरी है उससे escape होकर निकल कर hemocoel में चले जाते हैं। By the rupture of the ovarian walls, the eggs are devoid of chorion and yolk. इनमें एग में जो है वो कोरियन और यॉक नहीं होता, फूड हासिल करने के लिए वहां चले जाते हैं। But are enveloped in a trophic membrane through which nourishment passes from the female hemolymph. ये फिर भी जब उसमें चले भी जाते हैं तो इनके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, जिससे क्या होता है उस मेम्ब्रेन से फूड जो है हीमोसील से हीमोलिम्फ से पास होकर इनके पास आती है और ये खुद को नरिश करती है। The larvae hatch within the body of the female and emerge out through broad canal. क्या होता है जी? जब ये लार्वी डिवेल्प हो जाता है तो क्या करता है जी? इमर्ज करता है, बॉडी से बाहर आ जाता है जी ब्रॉड कैनाल के जरिए, और ये हमारे पास स्ट्रेप्सिटीरा में होता है जी। ये हमारे पास ऑर्डर है। इसके बाद जी मैंने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं जी। यूडोजेनेसिस,
उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी एंड पार्थिनोजेनेसिस। तो जो पीटोजेनेसिस है इसमें क्या होता है जी, इंसेक्ट स्पीशीज लार्वी प्यूपा आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आइदर एग और लार्वी पार्थिनोजेनेटिकली, यानी नए इंडिविजुअल बन जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन। इनमें क्या होती है जी, कॉपुलेशन नहीं होती, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है ना वो कॉपुलेशन नहीं होती, एसेक्सुअली जो है वो नए इंडिविजुअल या एग बन जाते हैं। तो लार्वा ऑफ सिस्टिडोमिडी एंड काइरोनोमिडी, तो ये जो हमारे पास होते हैं जी, इनमें ओवरीज क्या होती हैं, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ लार्वी which bore through the walls of the ovules, उनमें बोर कर देती है into the hemocoel of the parent, और hemocoel of the parent में घुस जाती है। the larvae escape out breaking through integument, तो स्किन को ब्रेक करके वहां से निकल जाते हैं। ये है हमारे पास पीटोजेनेसिस, ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी, इसमें क्या होता है जी, एक एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया और उसको जब किसी होस्ट में रखा गया तो उसी एक एग से बहुत सारी क्लीवेज होकर बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं और हर एम्ब्रियो डिवेल्प होकर एक इंडिविजुअल बना देता है। तो एक एग से बहुत सारे इंडिविजुअल बन जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इन दिस कंडीशन मोर देन वन एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल एग which divide repeatedly during the course of development. It is quite common in parasitic Hymenoptera. Egg grow in size and eventually larvae come out and feed on the tissues of the host. तो जिस फूड में इनको रखा जाता है ये होस्ट को फिर उसके बाद खा जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में वेस्प है जी, हमारी जो ग्रेड 8 से नीचे की बुक्स हैं उनमें इसकी जो है ना वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। पार्थिनोजेनेसिस, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है जी, डेवलपमेंट किसी एग की विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट इज थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स के होते हैं जी। तो उसमें हमारे पास जी स्पोराडिक पार्थिनोजेनेसिस है, उसके बाद साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस है और फिर कांस्टेंट पार्थिनोजेनेसिस है। क्या डिफरेंस है जी, इसको हम देखते हैं। सम इंसेक्ट स्पीशीज अंडर सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, क्या होता है जी, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो फेवरेबल कंडीशन हो तो वो बिल्कुल ठीक है, सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो वो क्या करते हैं, इस सेक्सुअली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा जी, तो हमारे पास जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाएगी वो पार्थिनोजेनेसिस आ जाएगी विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अंडर सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशन एग्जिबिट का सिनोनिम मैंने लिखा है शो अ टेंडेंसी टुवर्ड पार्थिनोजेनेसिस। फिर क्या करते हैं जी, वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़कर पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं। In Bobeck's mori, occasionally both male and female are produced from the unfertilized egg. तो इनमें क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से बनना शुरू हो जाते हैं। तो साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, इन सम इंसेक्ट्स लाइक एफिड्स, तो ओसिडोमिडी ओमिड्स ओसिडोमिड्स एंड हेमिप्टेरा is sexual reproduction is interrupted by sexual के बाद सेक्सुअल आ जाती है। तो दिस इज आल्सो नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या होता है जी, इनमें एक बार क्या होती है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फिर दूसरी बार ये सेक्सुअल पार्थिनोजेनेसिस होती है, फिर सेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल। तो इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती रहती है, जैसे आपने प्लांट्स में पढ़ी थी। और हमारे पास एक नाइडेरिया या एक ऐसा जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसमें नाइडेरिया और पॉलीफॉर्म पाई होती हैं, तो उसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। तो इन इंसेक्ट्स में भी होती है, स्पेसिफिक इस ग्रुप में होती है। कांस्टेंट हमारे पास देन जो लास्ट है वो कांस्टेंट पार्थिनोजेनेसिस है। इन हनी बी क्या होता है, द मेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग व्हाइल फीमेल फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड वंस। Similar situation exists in a number of species of parasitic Hymenoptera and certain coccids. तो इसमें क्या होता है जी, हमने इनवर्टिब्रेट्स में ये पढ़ा था हनी बी के बारे में, जो उसमें क्वीन होती है और उसके अलावा सोल्जर होते हैं। उसके अलावा जो ना हमारे पास जो मेल मेंबर्स होते हैं, हमने पढ़ा था उसमें भी कि मेल मेंबर्स जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, जबकि फीमेल जो है वो फर्टिलाइज्ड एग से बनती है। और बहुत सारी फीमेल जब बन जाती हैं उनकी आपस में जंग होती है, फिर एक ही फीमेल बचती है जिसे क्वीन कहा जाता है, और फिर पूरे नेस्ट को वही कंट्रोल करती है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर कोई भी आप सबका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।